अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने 2005 में ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए काम शुरू किया। इस पर मिस इन्फॉर्मेशन की यलगार शुरू हो गई। ये मामला आखिर है क्या, इस पर तफसील से बात होगी और कुछ चश्मकुशा हकायक आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा हुकूमत 2 दिन की मेहमान रह गई है। निगरान वज़ीर आज़म का नाम अभी तक पटारी से बाहर नहीं आया। उधर मुश्तरका मफादात काउंसिल के 50वें इजलास में 7वीं मरदमशुमारी नोटिफाई हो चुकी है। अगरचे 2 निगरान वज़राए आला की काउंसिल में मौजूदगी पर एतराजात हैं, लेकिन बज़ाहिर तो सूरत हाल ऐसी है कि इलेक्शन 90 दिन में होना थे। हुकूमती वज़रा कहते नजर आते हैं कि 120 दिन भी हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। अब इलेक्शन में ताखीर समझ से बाहर है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई को सजा हो चुकी है। लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, मगर अभी इलेक्शन के आसार नजर नहीं आ रहे। दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने ग्रैंड जरगे से खिताब करते हुए क्लियर मैसेज दिया है कि किसी दहशतगर्द ग्रोह से कोई बात नहीं होगी। हम अल्लाह के रास्ते में जहाद कर रहे हैं और कामयाबी हमारी होगी। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान का कुछ नहीं कर सकती। मुज़ाकरात हुए तो वो सिर्फ पाकिस्तान और अबूरी हुकूमत के माबैन होंगे, यानी पाकिस्तान का अमन हर कीमत पर यकीनी बनाया जाएगा। इसके अलावा आज स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का इजलास भी हुआ। वर्ल्ड बैंक, IMF, सऊदी अरब, चाइना को हमने जो कहा कि मईशत को बेहतर किया जाएगा, रोजगार के मौके पैदा किए जाएंगे और डेवलपमेंट पर तवज्जो दी जाएगी, तो अब ये फैसला हो गया कि तरजीह इकोनॉमी और इस्तेहकाम है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात होगी रिजवाना तशद्दुद केस में, जिसमें मुलजिमा गिरफ्तार हो चुकी है, JIT बन चुकी है, मगर फिरदौस आशिक अवान की एक और वीडियो भी सामने आ चुकी है। इस पर बात करने से पहले बड़े अहम मामले की बात कि ये NLC का मामला आखिर है क्या। डॉक्टर फरूख सलीम, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि क्या मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती, बड़ा माल बनेगा, बड़े पैसे बनेंगे, हकीकत क्या थी? देखिए सलमा, जब भी ये 2 ममालिक आपस में तिजारत करते हैं, बॉर्डर होता है उनका, तो वहाँ पे जनरली एक बॉर्डर टर्मिनल बना लिया जाता है ताकि तजारत की सहूलतकारी हो सके, ताकि माशी ग्रोथ दोनों ममालिक में हो सके। तो NLC ने ये काम शुरू किया था, जैसे आपने कहा 2005 में। वागा में एहतशाम साहब एक उन्होंने टर्मिनल बनाया, तुरखम में है, जमरूद में है, ताफ्तान में है, चमन में है। ये ऑलरेडी बॉर्डर टर्मिनल वो बना चुके हैं। ये गब जगह जो है, ये गब जो है ये क्रॉसिंग है ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर। ठीक। तो अब आप जैसे सलमा ने कहा कि कौन लोग ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वहां से बेतहाशा स्मगलिंग होती है, हम सब जानते हैं। तो जो ग्रुप्स इस स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं, जो माल बना रहे हैं, जो माफिया वहां पे बैठे हुए हैं, जिनका माली मुफाद है कि ये टर्मिनल ना बने, उनके जो इलीगल कारोबार हैं वो चलते रहें। तो टर्मिनल का बेसिक मतलब ये है कि ये NLC ने कोई 70 एकड़ जमीन वहां पे मलकियत नहीं उन्होंने ली है। बुनियादी तौर पे ये ट्रेड हमारी ईरान के साथ रेगुलराइज हो गया। अच्छा, इसमें क्या होगा, इस बिल्डिंग के अंदर एक तो कस्टम वाले बैठेंगे, जब वो आपका माल जाता है उसको चेक करेंगे। इमिग्रेशन वाले बैठेंगे, FIA वाले बैठेंगे, इसके साथ नादरा वाले बैठते हैं, फिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF वाले। तो ये सारे लोग वो जब टर्मिनल बन जाएगा ये वहां पे बैठेंगे और इनका मकसद ये होगा कि एक तो आपका जितना माल ईरान जा रहा है, ईरान से इधर आ रहा है, उसका डेटा हमें पता चलेगा, तो स्मगलिंग खत्म हो जाएगी। तो वो लोग जो हैं, जो स्मगलर वहां पे करते हैं और उनके माली मुफादात हैं। अब देखिए NLC की मलकियत नहीं होगी, वो कंस्ट्रक्शन कर रही है, वो ये टर्मिनल बनाएगी जहां पे ये सारे इदारे बैठेंगे। वो हुकूमत और रियासत का अदारा है। अच्छा, वो NLC चलाएगी भी नहीं, हाँ। NLC उसको कंट्रोल भी नहीं करती, वो रियासत उसको जो है वो चलाएगी। अच्छा, NLC को इसके अंदर से कोई पैसा भी मिलने वाला नहीं है। ये तो वो टर्मिनल बनेगा और उसका नतीजा ये निकालना चाह रहे हैं कि तिजारत जो है वो रेगुलराइज हो जाए, डेटा हमें मिल जाए, जो स्मगलर्स वहां पे ऑपरेट कर रहे हैं उनका धंधा जो है वो खत्म हो जाए। मुकम्मल तौर पे हुकूमती रेट कायम होगी वहां पे। जी, रियासत की रिट होगी, रियासत ही एक बॉर्डर टर्मिनल चलाएगा। NLC तो फैसिलिटेट कर रहा है और उसका क्योंकि तजुर्बा है, उसने 5-6 जगह, और मेरा ख्याल है कि अंगूर अड्डा में भी उनका प्लान है, उनके 2-3 और प्लान हैं। लेकिन इससे पहले कि ये चीजें ऑन पेपर आए, उससे पहले जो माफियाज हैं, जो वहां से माल बना रहे हैं, उन्होंने ये फैलाना शुरू कर दिया कि जमीनों पे कब्जे हो गए, हुकूमत ने माल बनाना शुरू कर दिया और रियासत आ जाएगी, NLC आ जाएगी, फौजी इदारा है और ये कर देगी। वो तो यहाँ पे टर्मिनल बना रहे हैं और वो पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बेहतर है और ईरान के लिए भी बेहतर है। अभी हमें पता नहीं कि वहां से कितना पेट्रोल आ जाता है, कितना डीजल आ जाता है, स्मगलिंग कितनी हो रही है। फिर उसके ऊपर ड्यूटी भी लगा सकेंगे, वो कस्टम वाले वहां बैठे होंगे, नादरा वाले वहां बैठे होंगे, इमिग्रेशन वाले वहां बैठे होंगे, जो बॉर्डर क्रॉसिंग अगर लोग कोई करना चाह रहे हैं, फिर एंटी नारकोटिक्स फोर्स वाले वहां पे बैठे होंगे।
सिस्टमैटिक तरीके से इस सारे निजाम को वो चलाया कहते हैं जाएगा। कि मफाद परस्तों की आखिरी लड़ाई उनकी बामी लड़ाई होती, वो अब आपस में लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगे। कि भाई ये मफाद आपस में लड़ेंगे, लेकिन इससे फायदा रियासत को होगा क्योंकि हर चीज ऑन पेपर होगी, ऑन रिकॉर्ड होगी और रियासत की नजर से कोई चीज बच नहीं सकेगी। जो स्मगलिंग हो रही थी उसका रास्ता रोकेगा, ये बड़ा अहम फैक्टर था। इसको एक्सपोज करना जरूरी था। जो लोग मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, रियासत के दुश्मन है बिला शुबा। अच्छा एहतशाम साहब, अब आ जाते हैं सियासी मामलात पे। सारी चीजें वाज़ेह होती नजर आ रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड अब बन गई है। चेयरमैन पीटीआई इस वक्त जेल में है, आगे का पता नहीं कि उनकी जमानत हो जाती है क्या होता है, लेकिन हमारे अहदाफ अभी तक क्लियर नहीं है कि हमने अगर निगरान सेटअप चलाना है तो कितने अरसे के लिए चलाना है, और अगर हमने निगरान वजीर आजम बनाना है तो आखिर किसको बनाना है, और फिर इलेक्शन किस तारीख को होने। ये सारी चीजें अभी तक अभाम का शिकार क्यों है? ये कैच 22 सिचुएशन जो है ना वो अभी तक जारी है, बावजूद इस बात के जिसका आपने जिक्र किया 2 दिन रह गए। 9 तारीख को असम्बली ने तहलील हो जाना है, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर सदर को समरी भेज देंगे और फिर वहाँ से नोटिफिकेशन आ जाएगा कि जी पे ठीक है असम्बली तहलील हो जाएगी। अब देखिए ये जो बात आ रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, और ये बात आ रही है कि जी इतने दिन हो गए हैं, क्या वजह है कि जी निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के बारे में कुछ बातें सामने नहीं आ रही। बीसीओ ने आपने देखा है फाइनली, अभी आपने देखा राना सनाउल्लाह साहब ने 2 नाम फाइनल किए। एक उन्होंने अनवर रज़ा कहा कि जी ये अपने हफीज़ शेख साहब और तसद्दुक़ जिलानी साहब, वो साबिक़ चीफ जस्टिस और यूसुफ रज़ा गिलानी के वो रिश्तेदार भी हैं, उनका नाम आया। उसमें भी 1-2 और नाम देने की कोशिश करें। देखिए अब हम ज़बरदस्त तरीके से जा रही है। असल मसला ये है कि ये सारा सेटअप, ये सियासी फसाड जो इस वक्त पैदा हो चुका है, इसको रोकने के लिए, इसको आगे बढ़ाने के लिए कि जी अब ठीक है इलेक्शन हो ही जाने चाहिए, आगे क्या किया जाए। हुकूमत 2-3 एक्सरसाइजेज की। एक तो बड़ी एक्सरसाइज कासिम के अब्बा और जुल्फ़िकार के दोस्त जो है ना वो अब अंदर चले गए हैं, ठीक है, लिहाजा अब वहाँ से जनाब आवाज़ें किस तरह की आती हैं। एक बात तो मरियम नवाज की और मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो कहते थे जब तक ये अंदर नहीं होगा आगे बात नहीं बनेगी, अब तो अंदर हो गए हैं, ठीक है। अब 2-3 दिन की बात है, जमानत कब होगी नहीं होगी वो और बात है, बात आगे देखने वाली बात। अब अगला सवाल ये है कि कितनी जल्दी ये काम होगा। सीसीआई की मीटिंग काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में एक बड़ा काम हुआ, अगरचे वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जी 2 बंदे केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, उनका जाने की वजह से मामला ठीक नहीं हुए। बहरहाल अप्रूवल हो गया कि जी ये 2023 की जो है मरदमशुमारी के तहत इलेक्शन होंगे। बात हो रही है मार्च की, अप्रैल की, कुछ लोग कह रहे हैं फरवरी, कुछ कहते हैं जी अब ये 90 दिन से ऊपर गया काम तो ये एक साल भी चल सकता है। अब ये कि कितनी तेजी के साथ ये प्राइम मिनिस्टर मशवरा करेंगे। अभी भी कहा जा रहा है कि मशवरे कर रहे हैं। भाई और राजा रियाज साहब कहते हैं कि जी निगरान वज़ीर आज़म का नाम मेरी जेब में पड़ा हुआ है। अच्छा वो जेब में छुपा के बैठे हैं नाम, लेकिन अभी तक अनाउंस नहीं हुआ। अगर इतना ही अगर जेब में है तो बता देते, वैसे क्या फर्क पड़ता है, कोई सहाफ़ी अपने सोर्स से इसको डिक्लेयर भी कर देता। जुल्फ़िकार साहब, अभी तक अगर सीसीआई के फैसलों पे एतराज़ात आ रहे हैं, उन्होंने नोटिफाई कर दिया मरदमशुमारी को, लेकिन 2 मेंबर उसमें ऐसे बैठे हैं जो निगरान मुजराए आला है, उनका मुंतखब नहीं है वो। अगर ये एतराज़ात दूर नहीं होंगे तो इस बिहाफ पे होने वाली जो इलेक्शन होगा उसको कौन मानेगा? और दूसरी बात ये कि जब हल्का बंदियां हो जाएंगी, नए हल्के बनेंगे, उनको 2/3 अक्सरियत से पहले तरमीम करनी होगी, उसके बाद उन हलकों को डिक्लेयर किया जा सकेगा, ये वो शामिल होंगे। लेकिन जब तक 4 महीनों में ये हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल होगा इलेक्शन कमीशन का, तब पार्लियामेंट मौजूद नहीं होगी। कैसे चलेगा निज़ाम? एहतशाम साहब ने पहले तो कासिम के अब्बा को मेरा दोस्त डिक्लेयर किया है, तो मैं इस पे सिर्फ तजवीज़ देना चाहूँगा कि एक GIT बनाई जाए जो सिर्फ इस बात को कंफर्म करे कि मसूफ का कोई दोस्त जिंदगी में है भी या वो किसी के दोस्त हैं भी। तो मेरा ख्याल है कि ये तो आपने जरा तफन्नन हो गया जी। दूसरी बात यह है कि राजा रियाज साहब ने जिस तरह फरमाया कि प्राइम मिनिस्टर का नाम उनकी जेब में है, तो मुझे ये खदशा है कि वो कहीं फैसलाबाद चले जाएंगे और नाम उनकी जेब में ही रहेगा और कौम पूरी इंतजार करती रहेगी। ये भी मेरे ख्याल में उनको गलत फहमी है कि उनकी जेब में नाम है। नाम जहाँ पे है वहाँ पे है। सबको पता है। हफीज शेख साहब का नाम सामने आया है, ये बड़ा पोटेंशियल नेम है और ये नाम कहीं और से आया। मुझे याद है कि असद उमर साहब जब बड़े मेड इन पाकिस्तान वजीर खजाना बन के दुबई के अंदर IMF के साथ बातचीत कर रहे थे, तो उसी दौरान बहुत सारी दफ़ा उन्होंने कहा जी पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। वहाँ पे जो डेलीगेशन के लोग थे उन्होंने बहुत सारी बातें हजम भी की, बहुत सारी सुनी। एंड पे उन्होंने कहा कि जी भाईजान आप जाएं, आपकी छुट्टी, और वहाँ 2-3 नाम दे दिए। उनको कहा जी कि इनमें से एक वजीर खजाना बना ले तो अगली नशिस्त फिर होगी। और असद उमर साहब जब पाकिस्तान आए तो वो वजीर खजाना नहीं थे।
تو مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی نام اس لیے آنا بڑا ضروری ہے کہ آگے جو فائنینشیل ایشوز ہیں پاکستان کے تو وہ حفیظ شیخ صاحب جیسا کوئی نام میرا خیال ہے فائنل ہوگا، شاید وہی ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے ذوالفقار، یہ ڈیلیبریٹلی بات پھیلائی گئی تھی کہ اکنامک بیک گراؤنڈ کا بندہ پرائم منسٹر لگایا جائے کیئر ٹیکر، تاکہ نظام کو لمبا کیا جائے؟ شام بھائی اب نام بھی پھیلائیں تو گراؤنڈ ریئلٹی آپ دیکھیں نا، ڈاکٹر صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ان سے پوچھ لیں، بچے کو اب تو پتا چل گیا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے اور پاکستان کو آگے بڑھنا کیسے ہے. دیکھیے پاکستان کے سپہ سالار اگر اسی پہ فوکس کیے ہوئے ہیں، باہر سے انویسٹمنٹ لانے کے معاملے پہ وہ فوکس کیے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے اندر ان ایشوز پہ جو 75-76 سالوں میں جن پہ کبھی فوکس نہیں کیا گیا فائنینس کے حوالے سے، وہ اس پہ فوکس کیے ہوئے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نمبر 1 مسئلہ ہے پاکستان کا، یہ نمبر 1 مسئلہ ہے اور یہ آج کے ایجنڈے میں بھی شامل ہے ہمارے پروگرام کے. انور رضا صاحب، صحافیوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ، بڑی سنگن ہوتی ہے آپ کے پاس بھی، ادھر ادھر سے خبریں آتی ہیں. نون اور پی پی کو ڈر کس بات کے؟ الیکشن سے آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب تو چیئرمین پی ٹی آئی جیل میں، اور ممکنہ طور پہ جب تک الیکشن ہوں گے، اگر 3-4 مہینے میں ہوتے ہیں تب تک تو وہ واپس ان ایکشن نہیں آنے والے. دیکھیے سلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا نا، اس میں کئی قانونی قباحتیں بھی ہیں جو ہائی کورٹ میں چیلنج ہوں گی. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ ممکن ہے کہ ان کی سزا جو ہے وہ تو سسپینڈ ہو جائے، لیکن نااہلی برقرار رہے گی کیونکہ وہ اسٹرانگ ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیے یہ ابھی تک نام ہی ہے، کوئی شارٹ لسٹ نام ضرور ہو گئے ہوں گے. دیکھیے 3 لوگوں کے ناموں کا پتہ، نواز شریف، زرداری اور آرمی چیف. اب انہیں فائنل کرنا ہے، ان کے پاس 2 دن باقی رہ گئے ہیں. اور جس طرح رانا ثناءاللہ نے کہا منگل یا بدھ کو وہ نام فائنل کر لیں گے، ڈیفینیٹلی انہوں نے کرنا ہے. جس طرح انہوں نے 9 اگست کو ایک ایڈوائس بھجوائیں گے پریزیڈنٹ کو، اگر وہ اس پہ سائن کر دیتے ہیں انف، اگر نہ کیے تو پھر 48 آورز میں اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. اب آتے ہیں ہم اس ایشو پر جس پر ہم ٹیکنیکلی گفتگو بھی کر رہے تھے اور اپنی دلائل بھی دے رہے تھے کہ دیکھیے سی سی آئی کا فیصلہ آ گیا، کونسل آف کامن انٹرسٹ کا. اب آپ نے نئی حلقہ بندیاں بھی کرنی ہے، اب نئی مردم شماری کے تحت انتخابات کرنے ہیں. منیمم آپ 4 سے 6 ماہ آپ کے اس میں لگیں گے. ٹھیک. اب اس میں اگر حالات عدلیہ کے اور پولیٹیکل سچویشن اگر بہتر رہی یا پھر سیکورٹی سچویشن کو دیکھ کر پھر آئندہ انتخابات کے حوالے سے کیا جائے گا فیصلہ. دیکھیے اسی لیے نگران وزیر اعظم کے نام پر اتنی ڈبیٹ ہو رہی ہے اور اتنی چھ مگوئیاں ہو رہی ہیں کہ اگر نگران سیٹ اپ کو آپ نے پرلونگ کرنا ہے تو پھر آپ کو ایسا شخص لانا ہے. ہر وہ آرمی چیف ہوں، اسٹیبلشمنٹ یہی سوچ رہی ہے یا پالیٹیشین ہو، وہ سوچ رہے ہیں کہ اگر سسٹم لمبا ہوگا تو اس سے ہم کیسے فائدہ حاصل کر سکیں گے اور ہم اپنے آپ کو کیسے سیکیور کر سکیں گے. آرمی بھی یہی سوچ رہی ہے اور جو پالیٹیشینز ہیں وہ بھی سوچ رہے ہیں. اس لیے ان ناموں میں اور داخل ہو گئے نا، تاخیر ہو رہی جو ہے. صدر سے اختیار لے کے الیکشن کمیشن کو دے دیا کہ تاریخ انہوں نے اعلان کرنی ہے. آپ نے دیکھا شہباز شریف صاحب کل کیا کہہ رہے تھے، ہمارا تو تعلق واسطے نہیں جی، تو الیکشن کمیشن اناؤنس کرے گا. دیکھیے اب یہ کرتے کیا ہیں، جب پالیٹیشین نے کوئی آپ اور یہ کام بھی الیکشن کروانا ان کا کام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے ان کو جو جوڈیشری نے عملہ پرووائڈ کرنا ہے یہ ان کا کام ہے. آپ انہیں فیسیلیٹیٹ کریں گے، یہ ساری چیزیں پرووائڈ کروائیں گے تو پھر ہی انتخاب عمل میں لایا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں. اور دوسری بات ہے شام صاحب، وہ میں ضرور ذکر کروں گا، آپ ذرا پاس دے دیا کریں. جب آپ نے کہا نا انور رضا انہوں نے وزیر اعظم کے لیے نام، تو میں سمجھا آپ نے میرا نام شاید کاش میری اتنی وہ ہوتی کہ میں نہیں دیتا. تیز ہو گئی تھی، تو اس لیے ذرا آپ واضح کر دیا کریں. اس بات پہ ویسے دل کی دھڑکن بڑھے بھی تو اچھی بات ہے. شام صاحب اس بات پہ تو مٹھائی بٹنی چاہیے اگر انور صاحب کا بھی نام آ جائے. ڈاکٹر صاحب، ہم عام عوام ایکسپیکٹ کرتے تھے، لوگوں کا خیال تھا کہ اگر سیاسی استحکام آئے گا ملک میں، استحکام کے بعد ہم اکنامک ریوائول دیکھیں گے، جس کے لیے کوششیں بھی ہو رہی تھی. ہماری عسکری قیادت بھی ایفرٹس کر رہی تھی اور ہماری سول قیادت بھی، لیکن استحکام آنے کا نام نہیں لے رہا. نہ ہم پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں، نہ ہم اکنامک سٹیبلٹی دیکھ رہے ہیں. آج بھی اجلاس اس پہ ہوئے جو ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے. تو اکنامک ریوائول کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ دیکھیے سلمہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 بہت بڑے مفروضے چل رہے تھے قاسم کے ابا سے کی گرفتاری سے پہلے. کہا یہ جاتا تھا کہ جی ریاست جو ہے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ہاتھ نہیں لگا سکتی، بہت بڑا لیڈر. دوسرا مفروضہ یہ چل رہا تھا کہ اگر قاسم کے ابا کو گرفتار کر لیا گیا تو آدھا پاکستان سڑکوں پہ آ جائے گا. تو آدھا پاکستان ہے، ریڈ لائن، تو آدھا پاکستان تو شام صاحب چھوڑیے، وہ آدھا پاکستانی بھی نہیں نکلا باہر سیریسلی، جسے جو امید. اب آپ نے جو سوال کیا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم بار بار فائنینس 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 سب نے ذکر کیا، ہر 1 منٹ کے بعد فائنینس کا ذکر ہو رہا. فائنینس کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ غیر یقینی کی فضا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب غیر یقینی کا ہمیں پتہ نہیں کہ الیکشن کتنے لمبے ہوں گے، ہمیں یہ نہیں پتا ہمارا وزیر اعظم کون بننے والا ہے 2 یا 3 دن میں آنے. تو وہ غیر یقینی کی جو فضا ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. جو سیاسی عدم استحکام کی جو لیول تھا
وہ سلما بہت نیچے آ گیا. دیکھیے جو پاکستان کی ایک بہت بڑی جماعت جو انتشار پھیلانا چاہتی تھی, وہ سمجھتی تھی کہ اس کے سیاسی مفاد میں ہے, اس کی وہ قابلیت جو ہے, اس کی وہ کیپیسٹی ہے, وہ ختم ہو گئی. تو سیاسی عدم استحکام ریلیٹیولی میں کہہ رہا ہوں کہ جو 3 مہینے پہلے 2 مہینے پہلے کی بات کر لیں تو وہ آ گیا ہے بہت سارا. لیکن جو پیغام ہم دینا چاہتے ہیں اندرونی سرمایہ کاروں کو, بیرونی سرمایہ کاروں کو, وہ دے نہیں پا رہے. جو ہے کہ یقینی بات بتائیں کہ آپ کی پالیسی جو ہے وہ کنٹینیو کرے گی, آپ کے پاس سیاسی استحکام آئے گا. وہ پالیسی کنٹینیوٹی والا معاملہ نہیں. ہمیں اس میں مزید ایفرٹس پٹ کرنے کی ضرورت ہے. احتشام صاحب, ویسے تو ہم ابھی اس جماعت کی بات کریں جس کا ہم نے زہر ختم کر دیا, لیکن وہ موجود ہے, اس کے الیکٹیبلز ابھی دوسری پارٹیز کے اندر ہے. اگر ان حالات میں ہم الیکشنز کی طرف جاتے بھی ہیں, الیکشن کیونکہ ڈیلیڈ ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, سب تجزیہ کار یہی کہہ رہے ہیں, سیاسی حلقوں میں بات بھی ہو رہی ہے, ایسے سسٹم میں صدر بھی ریپلیس نہیں ہو پائے گا. ستمبر میں صدر کی مدت ختم ہوگی, نیا صدر آنے تک وہ موجود رہیں گے کیونکہ الیکٹورل کالج موجود نہیں ہوگا. صدر کے پاس اختیارات ہوں یا نہ ہوں, ایک آئینی تقاضا تو ہے. سو کالڈ جس جمہوریت کے اندر ہم رہتے ہیں اس میں ہم کیا سسٹم, کون سا سسٹم پریویل کر رہا ہے؟ کیا یہ ڈیموکریسی ہے؟ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو چیز ہمیں جب تک سوٹ کرتی ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, جب نہیں کرتی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنے دھڑلے سے انور رضا آپ بھی دیکھیں کہ جو ہمارے لاء منسٹر ہیں تارڑ صاحب, اعظم نذیر تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ جی صدر صاحب اس وقت تک رہیں گے جب تک یہ الیکٹورل کالج ہمارا ہے, جو کہ رہے گا. ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ جی اسی طرح ہی ہے جس طریقے سے ہمارے محسن نقوی صاحب کہتے ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے میں وزیر اعلیٰ ہی رہوں گا. ٹھیک ہے نا, تو موج لگی ہے ان کی. دیکھیں اصل مسئلہ اس وقت نہیں ہے. اصل مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں, باقی چھوٹی جماعتیں تو ڈاکٹر صاحب چاہتی ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ نہ ہو, دیر سے ہونے کو تو کہتے ہیں نہ ہو, ایک لمبا عرصہ ایسے رہے, لیکن ان کے سٹیکس بڑے کم. اب مسئلہ بن گیا پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کا. یہ الیکشن چاہتی بھی ہیں, الیکشن سے بھاگ بھی رہی ہیں, ان کو نظر بھی نہیں آ رہا. پرائم منسٹر صاحب دن میں 6 7 منصوبے جو ہے نا وہ افتتاح کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تختی نہیں لگا رہے, افتتاح کر رہے ہیں. آخری سال کہتے ہیں وہ فیتا کٹنگ کا ہوتا ہے, وہاں پہ آپ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ یہ ہو گئے. سنگ بنیاد رکھنا ہو رہا ہے, فیتا کٹنگ اور چیز ہے, وہ نہیں ہو رہی. ٹھیک, اچھا. اب سوائے اس کے کہ اسلام آباد کا ایک میجر پروجیکٹ وہ بھی کہتے ہیں اس کو دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی, جو فلائی اوور بنایا 12 وہ بھی یہ مسائل بن گئے. دیکھیں اب صورتحال جس طرف جا رہی ہے نا وہ بڑا واضح طور پہ بتا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں کہ وہ فیصلہ کر پائیں کہ الیکشن کب ہونے ہیں, کیسے ہونے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک مسئلہ جو بن گیا ہے, جو لوگ سمجھنے سے آ رہی ہیں کہ ساری ایکسرسائز کریں, لیکن فیئر اینڈ فری الیکشن کرانے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ آیا یہ الیکشن ہوں گے, اور جب ہوں گے تو فیئر فری الیکشن ہوں گے, یہ بڑا سوال ہے. کے لیے جو ہمارے بین الاقوامی مندوبین ہیں وہ بھی نہیں آئیں گے. ذوالفقار صاحب, ابھی ان حالات میں اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کا سیاسی مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیں جی, لیول پلینگ فیلڈ کی بات بڑی سے ہوتی رہی, لیکن مجھے لگتا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ تو مل جائے گی, سب کو مل بھی گئی کسی حد تک, لیکن آگے چل کے اگر کوئی پارٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ پلیٹ میں رکھ کے اس کو وکٹری دے دی جائے گی تو یہ شاید ان کی غلط فہمی ہے. مجھے لگتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کے نظام کے اندر کوئی میجر سرجری میں دیکھ رہا ہوں, کوئی اس کے اندر میجر ریفارمز دیکھ رہا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ یہ سسٹم اپنی طبعی شاید عمر کو پہنچ گیا. اب جس طرح یہ ڈیلیور کر رہا ہے, جس طرح پاکستان کی جوڈیشری بیہیو کر رہی ہے, جس طرح پاکستان کا پارلیمانی سسٹم چل رہا ہے, یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر پا رہا. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو اس کے اندر بہت ساری تبدیلیاں متوقع ہیں اور بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں سوچی جا رہی ہیں. کیوں نہیں کہتے صدارتی نظام آنے کا ایفرٹ ہو رہا ہے, یہ کہہ دینا. یہ صدارتی نظام کی بازگشت بھی ہم سن رہے ہیں اور اس پہ کام بھی ہو رہا ہے, اس پہ کام بھی ہو رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ جو سسٹم موجودہ چل رہا ہے اس کے بارے میں ٹاپ لیول پہ ریئلائزیشن ہے کہ اس کو چینج کرنا پڑے گا. اور اس کی ایک تجویز یہ ہے کہ آنے والی جو بھی گورنمنٹ ہو وہ اکثریت رائے سے اس کی تبدیلی کر دے. بصورت دیگر جو سیٹ اپ چل رہا ہوگا اس کو لمبا کھینچا. ٹھیک ہو گیا. انور صاحب, صدارتی نظام اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے. پہلے ہم نے بڑی مشکل سے جان چھڑائی تھی 18ویں ترمیم کر کے, اب اگر صدارتی نظام آتا ہے اس کے لیے ایفرٹس ہو رہی ہیں, کیا ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ دیکھیے سلما, ایک تو یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, پہلی بات. دوسری, آپ ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں لیکن یہ پاکستان کے سسٹم میں فیزیبل نہیں رہا. اس کی بنیادی وجہ یہ رہی ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں خاصی میچور بھی ہو گئی ہیں, جو کہ انہوں نے بڑی غلطیاں بھی کی, اب بھی کر رہی ہیں, لیکن نہیں ہو رہی ہیں. دیکھیے پہلے کی نسبت اگر آپ دیکھیں نا تو اب ان میں خاصی میچورٹی آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے وہ
काफ़ी हद तक चीज़ों को समझ और उन्हें भी इस बात का इदराक है कि अगर सदारती सिस्टम आया तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इस मुल्क के लिए सर्व किया है, जो कुछ उन्होंने इतनी एफर्ट्स किए हैं, देखिए पार्टियों की जदोजहद तो अपनी जगह पर मौजूद है, लोगों ने अपनी जानें भी दी, वो भी आपके सामने है। फिर सो कॉल्ड क्लेम भी किया जाता है कि जिला वतनी भी काटी गई, चले वो भी अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन निज़ाम देखिए पाकिस्तान में जमहूरी निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है। हमें इसकी निस्बत कोई नया निज़ाम लेके आ जाए, फिर वो तजर्बा करे। अब पाकिस्तान इन तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हमें अपने इसी, देखिए हम हमेशा सारे बैठे यही बात कर रहे हैं कि जो जमहूरी पार्टीज़ हैं उनमें आमरीत है, उनमें जमहूरियत नहीं रही। उन्हें अपने सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर करने की ज़रूरत है, हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं उन पर अमल दरामद करने की ज़रूरत है। अगर हम ये सब कुछ कर जाएँ तो ये सिस्टम पाकिस्तान के लिए बेस्ट सिस्टम हो सकता है। ठीक है, हमें अमल दरामद की जरूरत है। मुझे एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आते हैं तो बात करते हैं SIFC के इजलास के बारे में और आर्मी चीफ के बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज के बारे में। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो जाए आर्मी चीफ के आज के बहुत वाज़ेह और क्लियर मैसेज की। एहतशाम साहब, आज आर्मी चीफ ने बड़ा तारीखी खिताब किया। उन्होंने कहा कि किसी दहशतगर्द ग्रोह से कोई बात नहीं होगी। हमारी इस संजीदगी को अफगान गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड करेगी? देखिए वो मेरे ख्याल में तो वो सिर्फ इसके, जो मुझे जाती तौर पे लगता है, बहाने बनाने के टाइम गेन करने की कोई बात नहीं करते। अभी देखें कल का स्टेटमेंट आप देखते हैं, मुल्ला याकूब जो मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, वज़ीर दिफा हैं डॉक्टर साहब, वो उन्होंने कहा है कि जी हमारी नज़र में हमारे मुल्क से उठ के किसी दूसरे मुल्क में जाकर जो शख्स दहशत गर्दी करता है वो हम उसकी इजाज़त नहीं देते, दीन उसकी इजाज़त नहीं देता। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि आपकी सरजमीन है, आपने दुआ एग्रीमेंट पे साइन किए, आपने ईरान, चाइना, पाकिस्तान, टर्की को यकीन दहानियाँ कराई, सेंट्रल एशिया के ममालिकों के यहाँ से दहशत गर्दी नहीं जाएगी, दहशत गर्दी का खात्मा होगा। लेकिन आज भी वहाँ से लोग आ रहे हैं, 2,500 हज़ार बंदा बैठा हुआ है, जैसे हम रोज़ कहते हैं उंदड़ में, नूरस्तान में और कंधार में, वो तैयार करके भेज रहे हैं। लोग कहते हैं एक ही सिक्के के दो रुख है। मेरा ख्याल आज ये इतना सख्त बयान जो है इसकी ज़रूरत थी। आर्मी चीफ ने जिस रिजॉल्व का जिक्र किया है, अगर आप दयानतदारी से पूछें सलमा, तो अब सारे एफर्ट्स खत्म हो गए हैं। अब तो ये प्लानिंग हो रही है, हमारी इत्तला तो ये है कि बाकायदा अब वो बॉम्ब करेंगे, वो F-16 जाएंगे और ये जहाँ जहाँ उनके एक दो दफ़ा पहले हो चुका है, जो उनके घर हैं उनको बॉम्ब किया जाएगा। देखिए को मजाक नहीं है कि आए दिन जब चाहे, ये खास तौर पर जोड़ के वाक़े के बाद अब देखें दाइश ने कबूल कर ली है इसकी जिम्मेदारी। अब जिस तरीके से उनके कांटेक्ट बाकी लोगों के साथ हैं, वो वहाँ बैठे हुए हैं। आप अगर हुकूमत में हैं, अगर आप उनको टैकल नहीं करते, ये इस तरह कह देना कि जी अगर हम आज से लड़ाई करेंगे तो अलकायदा, दाइश और तालिबान आप वाले मिल जाएंगे, ये कोई आगूबढ़ नहीं। आगूबढ़ ये है कि एक अरसे से दहशत गर्दी हो रही है, आप उसको रोकने में नाकाम रहे हैं। पाकिस्तान के पास कोई चीज़ नहीं रहेगी, कोई ऑप्शन नहीं सिवाय इसके कि आर्मी चीफ का इतना शदीद बयान आए जो आया, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि अब मुझे जाती तौर पर लगता है अब कार्रवाई होगी। ठीक है जुल्फिकार साहब, मुल्ला याकूब का बयान जिसका अभी एहतशाम साहब ने भी जिक्र किया कि किसी भी दूसरे मुल्क के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जहाद नहीं है, जंग है। इस बयान के बाद क्या आपको लगता है कि TTP को सीज फायर के लिए अफगान गवर्नमेंट आमादा कर लेगी? मेरा ख्याल है आज आर्मी चीफ की जो स्टेटमेंट है इसके बाद अमल की जरूरत है और अमल की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए हम समझते थे कि अफगानिस्तान के अंदर जिस तरह इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की थी, जिस तरह रा वहाँ काम कर रही थी, जिस तरह इंडियन पूरे बॉर्डर्स के ऊपर, अफगानिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर इंडियन 28-29 कौंसल खाने थे, हम उस वक्त भी सोचते थे कि वहाँ से क्या हो गया कि इतना इंटरेस्ट उनका आ गया और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की। तो एक वक्त आया था कि उनकी इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ज़ाया हो गई थी। अब दोबारा उनकी रिवाइवल वहाँ पे हो रही है और वहाँ से रा ये शरारतें कर रही है और कुछ एलिमेंट्स मिल के कर रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं। हम दहशतगर्द ग्रोहों से बात तो नहीं कर सकते, उनका अंजाम तो दूसरा होता है। आपने बात करनी होती है स्टेट से, तो वो मैसेज हम बार बार दे रहे हैं। बॉर्डर को भी आप अपने बॉर्डर को भी सिक्योर कर रहे हैं और साथ साथ आप मैसेज भी दे रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब अफगानिस्तान की जो नई गवर्नमेंट है उनको रियलाइज हो गया कि पाकिस्तान ने बड़ा सब्र कर लिया। हमने पूरी दुनिया के अमन की जंग लड़ी है और उसकी बड़ी हैवी प्राइस पे की है। नो डाउट आज वो वक्त आ गया कि हम पाकिस्तान को सिक्योर करने के लिए कोई भी इंतहाई कदम उठाएं। और जो सिपा सलार ने आज जो मैसेज दिया है, पूरी कौम उसके साथ खड़ी है और इसके बाद जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इंशाल्लाह होगी। और मेरी इतला भी यही है कि इसके बाद बिल्कुल वाज़ेह एक मैसेज दे दिया गया कि इसके बाद किसी को कोई माफी नहीं होगी। Enough is enough. ठीक है, इनफ इज इनफ का मैसेज बड़ा क्लियर दे दिया गया है। अनवर साहब, 2-3 चीजें पैरेलल चल रही हैं।
आर्मी चीफ ने वहां भी बात की। इसके अलावा SIFC, उस पर मैं डॉक्टर साहब का कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले एक और चीज, नेक्टा का बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजी बनाई गई। इस्लाहात की बात हो रही है, पॉलिसी साजी के लिए वो कह रहे हैं कि जयद उलमा की मुतफ़क़ा दस्तखतशुदा दस्तावेजात की बुनियाद पे एक कौमी बयानिया तश्कील देंगे और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए नेक्टा हरावल दस्ते के तौर पे काम करेगा। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? सलमा, आपको याद होगा हमने नेक्टा के हवाले से बड़ी पहले भी बातें की थी कि इसको फाल करने के लिए काम किया जा रहा है और शहबाज शरीफ साहब जाते जाते उन्हें फंड्स भी दे रहे हैं और मकसद भी यही था कि वो जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का अमल है उसको बेहतर किया जाए, कोऑपरेशन किया जाए विद इन जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके दरमियान। और नेक्टा की मैंने आपको पॉलिसी बताई थी, अगर आपको याद हो कि वो कह रहे थे कि हाई ऑफिसर्स उनके कि हम जिस सूबे में नेक्टा के ऑफिस हैं उन्हीं के नौजवानों को वहीं पे इंडक्ट किया जाएगा, उन्हें रोजगार दिया जाएगा ताकि वो जो दहशतगर्द हैं उनसे उधर ही मुकाबला किया जाए। और ये तासुर जो एक कायम किया जाता है, एक बयानिया बनाया जाता है कि पंजाब से आके बलूचिस्तान में लोगों को मारा जा रहा है, KPK में मारा जा रहा है, एक तो ये तासुर, ये बयानिया गलत साबित होगा और वहीं के लोगों को, नौजवानों को, पढ़े लिखे लोगं को आप नेक्टा में जब इंडक्ट करेंगे, उनकी तरबियत करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। दूसरी बात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपको दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जयद उलमा को एंगेज करने की जरूरत है, आपको मीडिया में कैंपेन चलाने की जरूरत है और आम आदमी को इसमें शामिल करने की जरूरत है। जब कॉमन मैन को आप शामिल करेंगे, उन्हें पता होगा, जब मीडिया के जरिए आगाही दी जाएगी कि ये आपकी बका के लिए और आने वाली आपकी जो नस्ल है, मुस्तकबिल है, उसको सेव करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि इसमें आपको फ्रूटफुल जो इसके नताइज हैं वो भी हासिल होंगे। तो बड़ा अच्छा नेक्टा को फाल किया जाए। इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि जो सिविलियन इदारे हैं, जस्ट लाइक पुलिस है, आपको उनको वेल इक्विप्ड करना चाहिए, उनकी सैलरीज में इजाफा करना चाहिए ताकि जी ट्रेनिंग बेहतर करनी चाहिए। देखिए, आपको सारे काम जो है ना फौज पर नहीं छोड़ देने चाहिए, जो बाकी इदारे हैं उनको मजीद बेहतर करने की जरूरत है। नेशनल एक्शन प्लान के 7 पॉइंट जिन पे अभी तक अमल दरामद नहीं अमल करें, दरामद बहुत सारे फॉर्म है, सिलेबस को तब्दील करना है, वो भी करने की बहुत सारी चीजें अभी मौजूद है जिसपे काम होना बाकी है। डॉक्टर साहब, SIFC सरमायाकार पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने से डरते थे, इंस्टेबिलिटी जिसका हमने पहले भी जिक्र किया एक बड़ा फैक्टर, दूसरी चीज थी दहशतगर्दी जिसको अब इस पॉइंट पे एड्रेस किया जा रहा है। एक वो क्लियर मैसेज और दूसरा आर्मी चीफ का SIFC में शिरकत करना है कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं समझता हूं सलमा कि SIFC रियली पाकिस्तान की एक मजबूरी बन गई थी और उसकी वजह यह है कि आप देखिए 2 सियासी हुकूमतें आई हैं पिछले 5 सालों में, PTI और उसके बाद PDM, और 5 सालों में एहतशाम साहब 6 वज़राए ख़ज़ाना, आप अंदाजा करें 5 सालों में 6 वज़राए ख़ज़ाना, 9 FBR के चेयरमैन और कम से कम 6 बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन। अब आप क्या पैगाम दे रहे हैं? देखिए, इस साल हमने 28 अरब डॉलर वापस करना है, तो हम तो इतने डिपेंडेंट हैं बैरूनी सरमायाकारी के ऊपर, अगले 3 सालों में 90 अरब डॉलर वापस करना है। और हम डॉक्टर साहब 23 से 28 हो गया डॉलर की वजह से। आप सोचिए, और हम पैगाम क्या दे रहे हैं? हम बदली चले जा रहे हैं, हमारे पास कोई माशी पॉलिसी नहीं आती। तो SIFC मेरा ख्याल है कि ये मुल्क की मजबूरी बन गई थी और पिछले कई सालों से हम देखते हैं जब बैरूनी सरमायाकार कोई आता है पाकिस्तान में तो वो कहता है कि पॉलिसी का तसलसल नहीं है, कंटिन्यूटी पॉलिसी नहीं। तो ये SIFC ये पैगाम भेजने की कोशिश कर रही है। वो ये कहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स खड़े होकर रुकावटें बहुत डालते हैं, हम प्रपोजल लेके आते हैं, वो रुकावटें डाल देते हैं। तो अब SIFC के होते हुए जब चीफ साहब, आर्मी चीफ साहब खुद बैठे होंगे तो शायद ये ब्यूरोक्रेट जो हैं ये सामने नहीं है। फिर जो हमने वो विफाक और सूबों के दरमियान, अब जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो सूबों में लगने हैं, आप विफाक से निगोशिएशन करते हैं, वो सूबे और विफाक आपस में बातचीत नहीं करते हैं या मानते नहीं हैं। तो SIFC के जो चार्टर है उसके अंदर इन्होंने लिखा है कि हम विफाक और सूबों के दरमियान भी हम कोऑर्डिनेशन करेंगे। अब 2-4 चीजें रह गई हैं। देखें, ये तो आपने काम कर दिया, रह क्या गया? रह ये गया कि अगर बिजली आप 50 रुपए का यूनिट देंगे तो फिर बैरूनी सरमायाकार क्यों आएगा? बेशक उसको पॉलिसी का तसलसल दे दें। फिर एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा, अदालतें आपकी 20-20 साल फैसला नहीं करती हैं। हाँ, तो बिजली का जब तक, अच्छा टैक्स रेट बड़ी इंटरेस्टिंग, पाकिस्तान का कॉर्पोरेट टैक्स रेट दुनिया का हाईएस्ट। अब अंदाजा कीजिए 193 ममालिक यूनाइटेड नेशंस के मेंबर, हम बैठे तकरीबन 60-65% पे पहुंच जाता। अब कौन कंपनी आएगी कि वो 60-65% आपको टैक्स? सालों से 2 लफ्ज सुनते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इससे कैसे जान छूटेगी? देखिए ना, ये जब तक आप इसको एड्रेस नहीं करेंगे, अब आपने जिसको हम कहते हैं ना अकाउंटिंग, वो SIFC आपने बना दी, आप पैगाम दे रहे हैं, अभी इकोनॉमिक्स रह गई है। अकाउंटिंग आपने पूरी कर दी है, अभी इकोनॉमिक्स जो है वो बिजली की इकोनॉमिक्स है, जो गैस की इकोनॉमिक्स है, वो रह गई। इस पे भी काम करने की जरूरत है। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आते हैं तो 2 बड़े अहम केसेस की बात। फिरदौस आशिक अमान साहिबा की एक बच्ची पे तशद्दुद की वीडियो वायरल हुई है, उस वीडियो पे बात करेंगे और रिजवाना तशद्दुद केस का भी जिक्र होगा। हमारे साथ में
वेलकम बैक नाजरीन। रिजवाना तशद्दुद केस बहुत हाईलाइट हुआ, बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन गया, लेकिन बड़ी देर नहीं करती जुल्फिकार साहब इस पे जेआईटी में 2 मेंबर ऐड होते हुए और फिर उस पे आज मुलजिमा आज गिरफ्तार हुई है इतने दिनों के बाद। वो बच्ची इतने दिनों से अजियत में थी, लेकिन तब तक खातून जमानत पे थी। सलमा, ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा निज़ाम टोटल बन गया धक्का स्टार्ट। ये ढहाकिज़्म है। अगर कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी उसमें इन्वॉल्व हो जाए, मीडिया उस पर फोकस कर दे तो वो थोड़ा सा केस चल पड़ता है। अगर मीडिया फोकस ना करे और कोई इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी उस पर नोटिस ना ले तो वो हजारहा रोजाना बेचारी पिटती हैं, रोजाना तबाही होती है, रोजाना मरती हैं, उनको कोई नहीं पूछता। तो ये बेसिकली जो सिस्टम है, इसलिए मैं कहता हूं कि हमारा जुडिशरी सिस्टम से लेके ये सारे सिस्टम को रिफॉर्म्स होना चाहिए। क्या ये अंडरस्टूड नहीं है कि एक बच्ची के ऊपर इस तरह तशद्दुद हो तो उसको उसका इंसाफ मिल जाए, लेकिन नहीं मिलता। उसके वालिद को गाड़ी से फेंकते हुए उस खातून ने कहा, जो जज की बीवी थी, कि ये गंद है आपका, ये ले जाओ। एग्जैक्टली यही वर्ड्स थे। सड़क पे फेंका और किस हालत में फेंका, और साथ उसको मैसेज दिया कि आपको इंसाफ उनसूफ मिलना कोई नहीं, चुप करके घर में बैठ जाएं। तो ये कितने लोग ऐसे हैं जो कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाते हैं। और हर ऐसे केस के बारे में एज ए जर्नलिस्ट हमें ये गुमान होता है कि अब ये यहाँ पे खत्म हो जाएगा, वो थोड़े बहुत पैसे लेगा और वो बैठ जाएगा। तो ये बेसिकली हमारे सिस्टम के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है। अगर ये सिस्टम के वाली वारिस इसको समझें, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि जहां पे ये जुल्म है वहां पे इंसाफ मिलना चाहिए। इसको पूरी सोसाइटी, ठीक है, उसका एक फर्ज बनता है, मीडिया का एक फर्ज बनता है, लेकिन लॉ बनाना जरूरी नहीं होता, उसकी इन्फोर्समेंट उससे जरूरी। ठीक हो गया। अनवर साहब, सिस्टम का वाली वारिस है कौन? अभी तक तो हम ये डिफाइन नहीं कर सके। हर दूसरा बंदा हमें सिस्टम का वाली वारिस नजर आता है। डॉक्टर साहब इस पे मुस्कुरा भी रहे हैं। अभी फिरदौस आशिक अबानी की वीडियो भी आपने देखी, ब्रेक में भी हम उसका जिक्र कर रहे थे। मुलाजमा की उम्र कुछ भी हो, उस पर तशद्दुद भी कर रही हैं, थप्पड़ मार रही हैं, उसको गाली भी दी है। मुबैना मैंने इसलिए नहीं कहा कि वीडियो में नजर आ रही है फिरदौस आशिक अबानी साहिबा। क्या हमारे मुल्क की अशराफिया अपने से जो कम हैसियत का शख्स है उस पर जुल्म करना अपना हक समझती है? देखिए सलमा, पहले तो मैं रिजवाना केस पे आऊँगा। सॉरी टू से, जो हमारा मीडिया है बाकी की खबरें भी चलाता है, पहले तो हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर करने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी बात, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम तशद्दुद वाले वाक़यात को रिपोर्ट ना करें या उसकी फेवर ना करें, लेकिन हमें तस्वीर के दोनों रुख देखने पड़ेंगे। इतनी मिस रिपोर्टिंग हो रही है इस केस में कि तस्वुर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो जज है, जज के जरिए पैगाम आगे भी देना है, कहीं ना कहीं। डॉक्टर्स तो आके सच नहीं, डॉक्टर आके सच बता रहे हैं। उस मेडिकल रिपोर्ट को भी देखिए, मैं वही करना, अभी मेडिकल रिपोर्ट आएगी, जब ये केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेगा तो आप देखिएगा इसके बिहाइंड द सीन एक और नई स्टोरी होगी। खैर, ये अपनी जगह पर। अब आ जाए आप डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान की तरफ। देखिए, बात यह है कि वो तो वीडियो सामने आ गई, और वो अब हमारे यहाँ होता क्या है कि आपके जो मजबूरियाँ उसे ख़रीदा जाता है कि अगर कोई गरीब शख्स है तो उसके पास अगर कोई पैसे आपने उसे दे दिए हैं तो बदले में आप उसकी बच्ची या बच्चे को अपने घर मुलाजिम रख देते हैं, और उस वक्त तक वो काम करता रहता है कि जब तक वो पैसे पूरे नहीं होते। असल में मसला क्या है सलमा, हमारा जो सिस्टम है वो जंग आलूद हो चुका है। वहां पर जो पैसे की चमक दिखाता है, रगड़ता है उसको, उस वक्त तक तो वो सिस्टम ठीक रहता है। उसके लिए इंसाफ उसके घर की दहलीज पर भी पहुंच जाता है, और तमाम जो कानून है वो कायद व ज़ाबित अपनी जगह पर ख़त्म कर दिए जाते हैं। लेकिन क्या इस सिस्टम से, इंसाफ से, इस तरह के जुल्म व सितम से, और इतने माशरे में मैं कहता हूँ कि इंतहा हो चुकी है, लेकिन हमें इस तरह रिपोर्ट करने से क्या वाकई इस तरह अगर रिपोर्ट करेंगे तो रिजवाना को इंसाफ मिल जाएगा, या अभी ये फिरदौस आशिक अवान वाली जो बच्ची है उसे मिल जाएगा? हमें सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है, एक, और दूसरा हमें एजुकेट करने की जरूरत है अपने लोगों को। उन्हें बताना पड़ेगा कि कम उम्र में बच्चों को जो जबरी मुशक्कत करवाई जाती है, ये आप भी इसको स्टॉप कीजिए। जब वो करेंगे तो देन जाके आपके जो हालात हैं आगे वाले वो बेहतर होंगे। ठीक। डॉक्टर साहब, बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग अपने घर में मुलाजिमीन के साथ जब छोटेपन का रवैया इख्तियार करते हैं, तो जब हम सजाओं की बात करते हैं, एक आम आदमी के लिए जो सजा होती है, इन बड़े लोगों के लिए भी वही सजाएं होती हैं? इस पे हमारा कानून खामोश है। देखिए सलमा, सजा मैं समझता हूँ कि फोकस प्रिवेंशन पे होना चाहिए, रोकथाम पे होना चाहिए कि ऐसे काम फ्यूचर में ना हो सके। देखिए, हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। एज लिमिट्स जो हैं कि किस एज का बच्चा काम कर सकता है, नहीं कर सकता, अभी मुझे जुल्फिकार साहब शायद बता रहे थे कि पाकिस्तान में भी कानून मौजूद है। अगर कानून मौजूद है तो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा? दूसरी बात है शाम साहब, वो आर्टिकल 25A जिसका हमेशा जिक्र होता है, वो मैं आज पढ़ रहा था, उसमें ये लिखते हैं कि द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन। कहते हैं 2.5 से 3 करोड़ पाकिस्तानी बच्चे
जिम्मेदारी रियासत की है, बुनियादी जिम्मेदारी जो वो रियासत की है। अच्छा, हमारा एक प्रोग्राम है BISP का, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड, 471 अरब रुपए की उसके अंदर मुख्तस किए गए। उसको कंडीशनल बनाया जा सकता है कि आपको पैसे उस वक्त मिलेंगे जब आपके सारे बच्चे स्कूल में जा रहे बहुत हों। अच्छी दुनिया भर suggestion में इस किस्म के प्रोग्राम जो हैं वो अनकंडीशनल नहीं है कि जो भी आए उसको आपने पैसे बांट देने। आप उसको कंडीशनल बनाएं कि आपको ये पैसे मिलेंगे जब तक आपके बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, आपके ये पैसे रुक जाएंगे। ठीक, ये बहुत बहुत अच्छी जबरदस्त सजेशन है आपकी तरफ से। एहतिशाम साहब, जज की अहलिया वाला मामला, फिरदौस आशिक अवान वाला मामला, इन दोनों मामलात के बाद अगर हम कहें कि बाकी बच्चे जो घरों में काम कर रहे हैं उन पे जुल्म भी होता है, उन पे हाथ भी उठाया जाता है, गालम गलोच होती है, इनको एक्सपोज कौन करेगा? ये तो दो वो केसेस हैं जो हमारे सामने आए। देखिए सलमा, मीडिया में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन इसके बावजूद मीडिया का रोल बड़ी हद तक मेरा ख्याल है जो अवेयरनेस क्रिएट करने में कामयाब हो गया। एक जमाने में जो प्रिंट मीडिया था, अनवर साहब मानते नहीं है बेशुमार, मैं बताता रोल को हूँ, मानता हूं, मैं आता हूँ, अनवर साहब का भी जवाब देता करने की हूँ। जरूरत देखिए, एक जमाना था जब प्रिंट मीडिया था, अब वो कहते हैं कि हमारे 70% लोग जो देही इलाकों में रहते हैं, सरदारी सिस्टम है वहाँ पे, फ्यूडल सिस्टम है, जिसको हिंदुस्तान ने फौरन खत्म कर दिया था आज़ादी के बाद, 1954 में बांग्लादेश ने खत्म कर दिया था। वहाँ तो ये चीज़ें आती थी, पता नहीं चलता था। अब ये क्योंकि हम देख रहे हैं कि शहरों में भी वबा फैल गई। असल बात है कि 2-3 अदारे ऐसे हैं जिसको हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया कि जो कुछ करें, और ख़ास तौर पे ये मारपीट के हवाले से। इनमें लोअर जुडिशरी भी है, पुलिस भी है, हमारे ब्यूरोक्रेसी भी शामिल होगी। अब सवाल ये है कि इतना कुछ है, कैसे, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, प्रिवेंशन कैसे होगी, किस तरीके से चीज़ें ठीक हो। मेरा अपना ख्याल है कि जब तक आप लोगों को सज़ा नहीं देते, असल बात यह है, बलोचिस्तान में आपने देखा MP ने बंदे पे गाड़ी चढ़ा दी थी, वीडियो आई, सब कुछ आया, उसको छोड़ दिया गया। अब ये कि इतना राइव केस, अनवर रजा, आपने इसकी डिटेल देखी है, 99.9% मेडिकल रिपोर्ट्स बता रही हैं कि उस लड़की को, बच्ची को मार मार के तबाह कर दिया गया। आप कह रहे हो मुफ्ती खबर है, क्या बात कर रहे हैं? तेजाब कहते हैं उसको पिला दिया है, उसका 15 साल की बच्ची का पूरा जिस्म अंदर से खत्म। तो आपको पता तेजाब कैसे पिया गया? नहीं, आप उसको देखा है, देखिए ना, आप जिम्मेदार है ना, आप बैठे टीवी पे अगर बात करें तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि तेजाब या पिलाया गया। देखिए, मैं यही तर्ज कर रहा हूँ आपसे कि हमें दोनों घर में बैठे हम उसको इस तशद्दुद को कतन जस्टिफाई नहीं कि जो घर में हमें अपने घर में बैठी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करनी चाहिए। अच्छा, इनके बाद आपको टाइम मिलेगा। अनवर साहब, एक मिनट। रिस्पॉन्सिबिलिटी अनवर साहब, जवाब मारने के बाद उसको मैं कह रहा हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें शो करनी अनवर साहब, चाहिए। इनकी बात के बाद आपके बाद आपको टाइम मिलेगा। मैं वहाँ पे मौजूद था। अनवर साहब, इनकी बात के बाद आपको हमने टाइम जो मिलेगा। एविडेंस है उनको देखना है ना। आप मुझे लेकिन बताएं, तो जनाब उसके साहब, बाद आपकी बात। आप जहाँ रिपोर्टिंग करते हैं वहाँ मौजूद होते हैं, जो हम पीछे वहाँ खबरें पे- आपको हम मिलती हैं। एविडेंस कलेक्ट करते हैं, ये उसके एविडेंस बुनियाद पर दी बात गई है करते ना, हैं। ये सारी ऐसा एविडेंस, हरगिज़ नहीं होता कि अनवर हम- साहब, ये उसके बाद अखबारात कंप्लीट हो में जाए, जो आपको खबरें टाइम आई, ये मिलेगा। सारी एविडेंस दी गई है कि नहीं दी गई? देखें डॉक्टर साहब, आप उसकी बात करें, श्याम साहब रिपोर्ट आपने पढ़ी है उसकी, मेडिकल लेकिन रिपोर्ट- आप कह रहे हैं उसको तेजाब पिला दिया। मैं कह रहा हूँ तेजाब किस तरह पिलाया गया कि वो जो गमले थे उसने उसमें खुद ही वो जो पी लिए। चीजें देते थे उसमें वो मट्टी खाती थी, कमान तो यार, तेजाब इस तरह पिलाया डिफेंड गया। नहीं करो, देखें, अनवर नहीं, रजा, ऐसा नहीं यार, होता कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं। तस्वीर वो सिविल का जज एक है तो टुकड़ा- डिफेंड करने नहीं, लगे। नहीं, ठीक, ठीक। never ever सलमा, put मेरे it- अनवर ख्याल साहब, में- आपके कमेंट सलमा, आ गए। जी, मेरे ज़ुल्फ़िकार ख्याल साहब। में इस रिपोर्ट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज ये है जज की बीवी का रवैया जो सामने आया, वो इंतहाई तकलीफ दे। तो इसका वो इस चीज को सेकंड करेगी सब कुछ। इन सब चीजों में एक एलिमेंट मैं ऐड कर दूं, वो डॉक्टर जिन्होंने उस बच्ची को एग्जामिन किया वो खुद कहते हैं कि बदतरीन तशद्दुद हुआ। और ये मिट्टी खाद वाला मामला उन्होंने वैसे जिक्र नहीं किया, लेकिन वो कहते हैं कि उस बच्ची का जो गले का सारा सिस्टम है वो बिल्कुल तबाह हो अनवर चुका रजा है। को और एविडेंस उसके लिए दो ना, ये सजा वाली की के जा डॉक्टर सकती है। बकवास करता है। हम इस नहीं, debate बात झूठ को बोलते हैं। शाम तक करते हैं, उन्होंने क्लोज करते हैं। तेजाब पिला इस दिया। के साथ पे तशद्दुद किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। हमारे पूरे पैनल का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।